वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार जीके का जो सीरीज चल रहा था 500 क्वेश्चन का, उसका दूसरा पार्ट। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह है गेंदा। ये आपको याद रखना है। और जैसा कि हमारे द्वारा डिटेल लाया जाता है व्याख्या के साथ, वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ व्याख्या में देखेंगे, गेंदा का फूल जो है बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसकी सर्वव्यापी उपलब्धता और मांग को देखते हुए इसे बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह प्रमंडल है त्रिहुत, मुंगेर और पटना। ये तीनों में जो है जिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार में 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या सर्वाधिक है। उनमें जिलों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। ये हैं तिरहुत, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। और मुंगेर में जो है वो मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा आते हैं। और पटना में जो है वो आता है नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। ये तीनों में 6-6 जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी, जैसा कि आप सभी को पता है, गंगा नदी है। और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे फैक्ट व्याख्या लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे, गंगा नदी बिहार के लगभग मध्य से होकर बहती है और यह बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी जो बिहार में कुल लंबाई है वह 445 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये इसकी साक्षरता दर जो है यह है 61.80%। और यहाँ पे आप इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% थी, जो देश की सभी राज्यों में सबसे कम थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वह 71.20% और महिला दर जो था वह 51.50 थी। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो वह जिला है रोहतास। ये आपको याद रखना है। रोहतास में बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है महिला का। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.37% है। यहीं पर पुरुष साक्षरता दर जो है यह है 82.88% और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो यह है 62.97%। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राम दयालु सिंह जी। ये आपको याद रखना, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और इनसे रिलेटेड व्याख्या है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे, जो 1946 से 1962 तक इस पद पर रहे। विघ्नेश्वरी प्रसाद वर्मा विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो वह जिला का नाम है कटिहार। कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे, व्याख्या में, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वे तीनों जिलों के नाम आप याद रखेंगे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये तीनों जिला जो है यह जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपाल से बिहार के कितने जिले साझा करते हैं नेपाल से, ठीक? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है इब्न बख्तियार खिलजी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, मोहम्मद गौरी के एक सेनापति इब्न बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में के आसपास बिहार पर आक्रमण किया और
औदतपुरी, बिहार शरीफ एवं नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। उसी ने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किन्होंने किया था? तो इब्न बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम जी। ये बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, हालांकि मजरून हक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम जी किए थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है यह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा बिहार के पश्चिम से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा जो यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे कब हुआ था, ये आपको डेट याद रखना है। 1770 के अकाल के बाद अनाज के भंडारण के लिए गोलघर बनाने की योजना कैप्टन जॉन गोस्टिन ने बनाई थी। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में शुरू हुआ और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था। ये आपको याद रखना है। 84 में शुरू होकर 86 में पूरा हुआ था कॉर्नवालिस के समय। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था स्वामी सजानंद सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 1929 में स्वामी सजानंद सरस्वती ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो वह स्थान था चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण की में तिनकठिया प्रथा किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे महात्मा गांधी जी ये अभियान शुरू किए थे 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है मुंगेर। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, मुंगेर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं मुंगेर, जिसमें 876 था। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है 1021। ये आपको याद रखना है, 1021 गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में। आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य छात्रों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का विकल्प प्रदान करना था। मजरूल हक इसके कुलाधिपति थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो यह निकलती है गंडक नदी से। ये आपको याद रखना है, त्रिवेणी नहर। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जो गंडक नदी से निकाली गई है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिमी चंपारण जिले में रहती है, जहां मुख्य रूप से थारू जनजाति निवास करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस चित्रकार को जापान का
कला रत्न पुरस्कार मिला, तो वह जो है वह है उपेंद्र महारथी जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, उपेंद्र महारथी बिहार के एक प्रसिद्ध कलाकार और शिल्पकार थे जिन्होंने जापानी कला शैली में भी महारत्न हासिल की थी। उनके योगदान के लिए उन्हें जापान में सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए टोटल 16 सदस्य को चुना जाता है। और यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि कोसी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने और हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इसे बिहार का शौक कहा जाता है। झारखंड का शौक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यह लगती है टोटल 3 राज्यों से। ये कौन कौन 3 राज्य हैं? तो यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार की सीमा 3 भारतीय राज्यों से लगती है। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड, ये तीनों राज्यों से लगती है। उत्तर में नेपाल देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये तीनों आपको याद में रखना है इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो यह होता है पूर्णिया में, ये आपको याद रखना है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है बिहार में। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज का क्षेत्र भारत के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मजरूल हक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो इसमें व्याख्या देखेंगे आप, असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने अपनी जमीन दान देकर पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर लीची की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह शहर है मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लीची शहर। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इसी कारण लीची की भूमि या स्वीटी सिटी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। स्वीट सिटी भी इसी को कहा जाता है, मुजफ्फरपुर को ही। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बिहार में प्रथम रेल लाइन किन स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो यह बिछाया गया था मुगलसराय से आसनसोल के बीच में। और यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे ये कब बिछाया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि 1860 से 62 के दौरान ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा बिछाई गई थी, जो हावड़ा से दिल्ली लाइन का एक हिस्सा थी और मुगलसराय अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को आसनसोल से जोड़ती थी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 समाप्त होता है, जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी प्रश्न इसमें अच्छे अच्छे लाए गए थे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग कह सकते हैं अपने दोस्तों को भी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।